नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम विधानसभा चुनाव से पहले जो हरियाणा के अंदर जरूरी मुद्दे हैं जिन्होंने सरकार को घेरा हुआ है, सरकार के पास उसका जवाब ढूंढना, उसका हल ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया है। हाल ही में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको ओपीएस भी कहते हैं। उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं संजय सिंगमार जी, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। सिंगमार साहब से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये मुद्दा इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आम जनता में इस मुद्दे को लेकर के कई सवाल भी हैं। कुछ सवालों का जवाब सिंगमार साहब देंगे और कुछ सवाल मैं इनसे पूछूंगा जो जनता के हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले सिंगमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार सर, सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लीडर ऑफ अपोजिशन, सीएलपी के लीडर हैं, उनका कल एक स्टेटमेंट आया, हालांकि वो स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है, कि अगर कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव में बन गई तो उसके बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस हम सरकारी मुलाजिमों को दे देंगे जी। हमें ये समझाइए कि ओपीएस वाला मामला है क्या। सबसे पहले तो जो मैं आपने अभी जो जिक्र किया, जो कल का बयान हमारे हरियाणा के जो नेता प्रतिपक्ष का आया है, मैं उसी पे ये बताना चाहूँगा कि वो ना सिर्फ कल, पहले भी अनेकों बार अपनी सभाओं में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनेकों बार वो हरियाणा के कर्मचारियों को ये आश्वस्त कर चुके हैं कि अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन को पहली कैबिनेट में बहाल किया जाएगा जी। लेकिन मैं जो कल उनका जो कार्यक्रम था, जो प्रेस से मिली कार्यक्रम चंडीगढ़ में था, लेकिन उसमें कल उन्होंने एक नई बात कही। अच्छा। जो मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगा। कल उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हाँ, तो जिस तेज गति से हिमाचल में ओपीएस को लागू किया गया, हाँ, सरकार बनते लागू कर दिया था, उन्होंने पहली कैबिनेट में हिमाचल सरकार ने बहाल किया, सुक्खू जो सरकार ने बहाल किया। तो लेकिन कल हरियाणा नेता प्रतिपक्ष ने ये उल्लेखित किया कि हिमाचल से भी ज्यादा तेज गति से, उससे भी त्वरित कार्रवाई करते हुए हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जो हमारे नेताओं का स्टाइल है, पहली कलम से तो हिमाचल में भी किया है। अच्छा, उससे भी हिमाचल में जो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर जी हैं जी, उन्होंने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने का काम किया और उसके बाद जो ओपीएस को एडॉप्ट करने की जो प्रक्रिया है, वो हम ये मानते हैं कि अभी तक देश में सबसे त्वरित गति से वहाँ ओपीएस कर्मचारियों को मिली है। ठीक है। लेकिन कल हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है कि उससे भी तेज गति से हम देने का काम करें, तो ये कर्मचारियों के लिए जरूर एक विचार का विषय। अच्छा, हमें समझाइए कि ये ओपीएस सरकारी, देखो मोटा मोटा आम पब्लिक ये समझती है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, लाइफ सेट है। मेरे भी गांव में जिस परिवार में सरकारी नौकरी मिल गई, वो परिवार बाकी परिवारों से काफ़ी आगे निकल गए। और आप भी जानते हैं, क्योंकि तनख्वाह अच्छी है और डिपेंड होकर के परिवार रोहतक शिफ्ट हो जाता है, शहर में शिफ्ट हो जाता है। अगर हरियाणा की बात करें, और अच्छे एजुकेशन दे पाता है, अच्छा हॉस्पिटल दे पाता है। ऐसे में आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी ओपीएस चाहिए, तो जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई सारा का सारा बजट क्या सिर्फ सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए ही है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, जिसमें किसान भी है, आम विडोज भी हैं, विकलांग भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे इस मुद्दे को एड्रेस कीजिए आप। इस मुद्दे पे मैं आपको मुख्य तौर पे ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक जो धारणा बनती है, जैसे आपने बात की, क्या जो प्रदेश का सारा बजट है वो क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए है, लेकिन मैं इसमें आपको विशेष तौर पर ये बताना चाहूँगा कि जो इसमें बजट का जो विषय है, सरकार, इसमें बजट का विषय ये, सरकार कर्मचारी ये नहीं है कि वो कोई नए सिरे से अपने लिए पेंशन का प्रावधान चाह रहे हैं, या ये नहीं है कि उनके लिए कोई सरकार ने पेंशन की कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं की हुई है। वो नए सिरे से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मांग रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाली हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पुरानी पेंशन की जो मांग है, देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद भी देश के और प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती रही है। जिस टाइम पे हरियाणा एक बेहद गरीब राज्य था, तब भी पुरानी पेंशन दी थी। आज हरियाणा जो हमारा प्रदेश है,
वो 1 नवंबर 1966 में बनने के बाद प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ से और कर्मचारियों की मेहनत से आज वो एक प्रगतिशील नहीं बल्कि एक उन्नत राज्य के तौर पर देश में है। तो इसमें जो बजट का जो बार बार सरकार भी जिक्र करती है कि अगर हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देते हैं तो उसे बजट पे आर्थिक बोझ पड़ेगा, या ये ओपीएस बोझ है, इस तरीके से आम जनता में इस तरह का वो भ्रम फैलाने की कोशिश भ्रम फैलाया जाता है। वहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी तथ्य सरकार के पास एक वित्त विभाग का बहुत बड़ा अमला है, वित्त विभाग के बहुत सारे अधिकारी हैं, ठीक है। हम बार बार सरकार से निवेदन ये करते रहे हैं कि आप वित्त विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, वित्त विभाग के जो शीर्ष अधिकारी हैं, आप पेंशन वाली संघर्ष समिति ने भी अनेकों तथ्य सरकार को दिए हैं कि आप एक तुलनात्मक अध्ययन करा लीजिए कि न्यू पेंशन स्कीम में कितना बजट खर्च होगा और ओपीएस में कितना बजट खर्च होगा। आप ये कहना चाहते हैं सिंघमार साहब कि बजट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है? मैं बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी अध्ययन के बाद पेंशन वाली संघर्ष समिति की रिसर्च टीम ने इन विषयों पर बहुत ज्यादा आंकड़ों के साथ अध्ययन किए हैं और वो तथ्य हमने सरकार को भी दिए हैं। कितने एम्प्लॉइज है जिनको इस पेंशन का, जो आपकी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है जिसके आप डिस्ट्रिक्ट के महासचिव हैं, तो हरियाणा में ऐसे कितने एम्प्लॉइज जिनको इनका बेनिफिट होगा? आज हरियाणा में 2 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं और उनके उसका फायदा उनके परिवारों को ये जो मुद्दा है वो ना सिर्फ कर्मचारी से जुड़ा है, ये कर्मचारी के परिवारों से जुड़ा मुद्दा है। एक परिवार में कम से कम 5 भी आप मेंबर मान लीजिए, हाँ, तो आप 2 लाख को 5 से गुणा कर दीजिए तो एक 10 लाख की एक ऐसी संख्या बनती है जो आज वर्तमान में एक 10 लाख की एक संख्या बनती है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर मतलब इस मांग और इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है। जो आपने 1 मिलियन लोगों की बातचीत की, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, ये वाकई में उनके लिए आप लोगों को एक बड़ा वोट बैंक भी देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल इशू भी है कांग्रेस और बीजेपी के लिए? और कांग्रेस का ही राज था 2006 में जब हरियाणा में ओपीएस गई, एनपीएस लागू हुई। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा से लागू करेंगे, इसको आप कैसे जवाब देंगे? इसमें मैं प्रदेश के कर्मचारियों को भी आपके माध्यम से और मैं प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहूँगा कि जो एनपीएस लागू हुई पूरे देश में वो 2003 में पीएफआरडीए बिल के माध्यम से लागू हुई और केंद्रीय सेवाओं में 1 जनवरी 2004 से उसको लागू किया। तो वो जो निर्णय था वो उस टाइम की तत्कालीन जो एनडीए की सरकार ने वो निर्णय भी लिया, पीएफआरडीए बिल भी वो लेके आए और उन्होंने लागू भी किया। अच्छा, 1 जनवरी 2004 तो यानी कि यूपीए को तो वो विरासत में मिली थी? वो यूपीए को विरासत में मिला, लेकिन ये भी ठीक बात है कि हरियाणा में जो एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया गया वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय जी। लेकिन आज एक नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और वो विधानसभा में भी ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं सरकार से जब डिबेट में कि मेरे से ये भूल हुई है। हमें तथ्यों का नहीं पता था उस टाइम पे। एक केंद्र सरकार ने उसको जो भी कहा कि हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री बने थे, चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए, मतलब कई बार आप उस चीज़ को भाप नहीं पाते हैं। बहुत बार, अनेकों बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनकी वास्तविकता का पता है ना बहुत देर बाद में पता चलता है। उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो बाद में हमारे सामने आती है। अच्छा सर, ये एनपीएस क्या है और ये मुझे अब थोड़ा समझाइए, क्योंकि हमारे ना जो चैनल है आम आदमी ज़्यादा देखते हैं, सरकारी एम्प्लॉइज तो समझ ही जाएंगे, लेकिन आम आदमी अगर गांव का किसान भी समझे कि भाई हमारे सरकारी मुलाजिम भाई जो हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो एनपीएस और क्या मामला, तो समझा। मैं आपको एक सामान्य तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं तो जो ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको हम पुरानी पेंशन बोलते हैं, उसमें ये था कि कर्मचारी जब तक सेवारत है, ठीक है, उसकी पेंशन के लिए मतलब कोई डिडक्शन नहीं होती थी। ठीक है। तो जब भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता तो एक जीपीएफ की एक व्यवस्था होती थी। जीपीएफ जो जनरल प्रोविडेंट फंड था, ठीक है, हर महीने सरकारी कर्मचारी के वेतन से पैसे कटते थे। वो जीपीएफ की जो राशि थी वो कर्मचारी बीच में भी निकलवा सकता था जब भी उसको अपनी ज़रूरत के समय पे, नहीं तो वो जो पूरी राशि थी वो कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय मिल जाती थी। और पेंशन का प्रावधान अलग से सरकारी कर्मचारी के लिए, उसकी जो विभाग की जो एक लंबी सेवा अवधि उसने विभाग को दी है, जो आमजन की जो सेवा में उसने समय बिताया है,
और उस समय में अनेकों बाध्यताएं उसके ऊपर होती है कि वो दूसरा अपना कोई बिजनेस नहीं कर सकता, वो दूसरा अपना कोई कार्य नहीं कर सकते, लीगली नहीं कर सकता, लीगली नहीं कर सकते, नहीं वो कर सकता। ठीक है। और बहुत सारे कर्मचारियों करते भी नहीं है। वो कर्मचारी ये मानते हैं कि जो उनका एक संवैधानिक एक दायित्व बनता है, उनका नैतिक दायित्व बनता है, उसका हम सभी निर्वहन करते भी हैं। बिल्कुल। तो लेकिन एनपीएस है जो वो एक सरकार ने इसको एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के नाम से इसको नेशनल पेंशन स्कीम है। तो बेसिकली वो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी एक पेंशन स्कीम है। उसमें सरकार ने ऐसा किया कि 10% हर महीने सरकारी कर्मचारी के वेतन से कटता है। 14% की जो राशि है वो सरकार अपनी तरफ से उस कर्मचारी के पेंशन के तौर पर डालती है। तो एक 24% का जो फंड है वो हर महीने कर्मचारी का अंशदान मिला के और सरकार का अंशदान मिला के प्राइवेट कंपनियों को जाता है। और ये जो 24% की राशि हर कर्मचारी के नाम पे जाती है, ये पूर्ण रूप से शेयर बाजार के अधीन राशि है, ठीक है। उसकी कहीं भी किसी भी तरह की कोई निश्चित गारंटी नहीं है, फ्लक्चुएट होती रहती है। वो सभी आपको पता है, शेयर बाजार का वो सभी को पता है, ठीक है। तो कर्मचारी का यहाँ मुख्य विषय ये है कि कर्मचारी ये जो चाहते हैं, जो उनकी मांग है वो ये है कि उनको पुरानी पेंशन बहाली मिले, जिसमें उनके लिए निश्चित पेंशन की गारंटी हो। पुरानी पेंशन में ये था कि जब भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता था तो उसका जो उसकी जो अंतिम बेसिक है, अंतिम उसका जो वेतन है, उसका 50% अंतिम बेसिक पे प्लस डीए उसको मिलता था, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो जो डीए का जो प्रावधान है वो भी उसको समय समय पर पेंशनर को मिलता है। जब भी कोई वेतन आयोग आता है तो वो भी उसमें इंक्लूजन रहता है पुरानी पेंशन में। जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उसके लिए और उसके जो लीगली डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान रहता है। लेकिन एनपीएस लागू करने के बाद सरकार ने ये जितने भी तमाम जो बेनिफिट्स हैं ये सारे एनपीएस लागू करने के उपरांत कर्मचारियों से, उनके परिवार से ये छीन लिए गए हैं। अगर सरकार ओपीएस लागू करती है, मान लीजिए, क्योंकि आजकल जिस मोड में नायाब सैनी सरकार है, सबको कुछ ना कुछ दे रही है, तो जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति है वो भी होपफुल है, क्योंकि फिलहाल की सरकार तो ये है और इनकी सेंटर में भी सरकार है और भी नई नई बनी है, तो एक आशा है कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी फिर मिलेगी, ये दे दे तो इससे अच्छी बात ही क्या है। हमें देखो, हम कभी हम ये नहीं चाहते कि कोई पर्टिकुलर सरकार हमें ओपीएस दे। हमारा किसी सरकार से कोई इस तरह का कोई वो नहीं है। हमारा तो साफ एक मानना है, सबसे पहले तो हम मौजूदा सरकार से मांग रहे हैं। जी, तो आप ये मांग रहे हो सरकार को कितना एक्स्ट्रा फंड अरेंज करना पड़ेगा? मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि मुश्किल से जो अभी एनपीएस में जो फंड सरकार दे रही है 14% एक अतिरिक्त बार सरकार हर महीने प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों के लिए हर महीने दे रही है 14%। जैसे प्रदेश में ओपीएस बहाल हो जाती है तो सरकार जो 14% है वो उसी दिन बंद हो जाएगा। ऊपर से जो सरकारी कर्मचारी 10% उनके वेतन से जो कटता है, जैसे ही ओपीएस बहाल हो जाती है तो वो पैसे भी जीपीएफ के माध्यम से सरकार के पास आना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं कोई बजट का कोई बहुत ज्यादा इधर उधर या हेर फेर नहीं है। 2-4% मुश्किल से 2 से 3% की जो राशि है वो हो सकता है, इतना सा ही। हाँ, 2 से 3% है, यानी कि वो नहीं है कि सारा का खजाना ही लुटाया, क्योंकि इस तरह का इंप्रेशन जमाया जा रहा है। मैं तो उससे आगे भी आपको ये कहता हूँ कि अभी अगर और ज़्यादा माइन्यूटली इसको एनालाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं ओपीएस जो है वो प्रदेश के देश के कर्मचारी के लिए तो बेनिफिशियल है ही। मैं तो ये भी समझता हूँ कि ओपीएस देश के खजाने के लिए, राज्य के खजाने के लिए एनपीएस से ज़्यादा फिजिबल है। तो सरकार हठ धर्मिता क्यों कर रही है? इसका कोई ना कोई कारण होगा। उन्होंने ईगो का ऑपरेशन बनाया हुआ इसका, या फिर एनडीए सरकार का ही ये बिल था, उसको वो बदलना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार की आदत है कि एक बार जो स्टैंड ले लिया। अगर पिछले 10 साल में आप बीजेपी सरकार की अगर आप एनालाइज करो, सिर्फ किसान के 3 बिल थे, इनके अलावा उन्होंने कुछ भी वापस नहीं लिया। डिमोनेटाइजेशन हुआ, पता नहीं कितना कुछ हुआ है। तो मामला क्या है? वापस अगर इतना फिजिबल है तो ले करना चाहिए सरकार। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार जो बार बार इस मुद्दे पर जो हठधर्मिता अपनाए हुए, हमें ऐसा लगता है, हमारा मानना है और हमें साफ नज़र भी आता है कि कहीं ना कहीं जो एनपीएस को लागू रखना है वो हठधर्मिता से ज़्यादा पूंजीवाद को पोषित करने के लिए इसको लागू सरकार किए हुए है। ये जो एक इतना बड़ा फंड, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हर महीने 125 करोड़ रुपए एनपीएस के माध्यम से
पूंजीवाद की भेंट चढ़ जाते हैं। अभी तक की मैं बात करूं कि हरियाणा के कर्मचारियों के और सरकार के सरकारी अंशदान से 20,000 करोड़ की राशि अभी तक एनपीएस में जमा है और हर महीने मतलब 125 करोड़ रुपए एनपीएस की भेंट चढ़ जाते हैं। ठीक है, वो कोई मैकेनिज्म नहीं तो है। कोई ना, ये कोई नेक्सस आपको लग रहा है जिस नेक्सस नहीं, ये एक कहीं ना कहीं एक जो पूंजीवादी जो वर्ग है, कैपिटलिज्म जो सोच है। प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पूंजीवाद को पोषित मजबूत करने का ये एक माध्यम लग रहा है। और उससे हो सकता है कि जो आला कमान है उनको भी पोषित हो रहे हो सकता है, वो नहीं को तरह की चीजें ऐसा हो सकता है। और उस शायद उस सिस्टम को वो ब्रेक नहीं करना चाहते, ये एक कारण हो सकता है। ये मतलब हो सकता है, ये भी एक कारण। अच्छा, इसके अलावा ये पॉलिटिकली कितना इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि 10 लाख का फिगर आपने बताया, कम से कम है वो तो, मैं आपको लेकिन मतलब जो व्यक्ति जिसके पास एक अच्छा सोशल रुतबा होता है, फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, पढ़ा लिखा होता है, एक सोशल सर्कल होता है, वो प्रभावित तो बहुत सारे ज़्यादा लोगों को करता है। मुझे याद है फरवरी के अंदर जींद में आप लोगों की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, मैं उसमें गया था और मैं कवरेज करके लाया था, और उस समय मेरी आंखें खुली थी कि बहुत 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 बड़ी रैली थी, बहुत कामयाब रैली थी। मैं आपको बताना चाहूँगा सत सिंह जी कि ये जो मुद्दा है, जो एनपीएस का मुद्दा है, ये प्रदेश के ग्रुप डी से लेके और ये ग्रुप ए तक के अधिकारियों का ये विषय है। आज प्रदेश में 1 जनवरी 2006 के बाद से जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकारी सेवाओं में आए, ये सबका साझा मुद्दा है। ठीक है, और हर कर्मचारी वो निश्चित तौर पर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद का जो उसका जीवन है, उसकी आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा की जो चिंता है, उसको लेके वो चल रहा है। तो वो और पेंशन वाली संघर्ष समिति ने 6 सालों में अपने गठन से लेके आज तक हमारे जो राज्य के अध्यक्ष हैं विजेंद्र धारीवाल जी, अगर मैं उनका एक भी विश्लेषण करूं तो वो विजेंद्र धारीवाल जी एक नाम है, वो एक नाम है पूर्ण समर्पित एक नेतृत्व का नाम है, और एक ऐसे नेतृत्व का नाम है जिन्होंने प्रदेश के हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को ये विश्वास दिलाया है कि अगर वो पेंशन वाली संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं तो निश्चित रूप से उनकी पुरानी पेंशन बहाल होके रहेगी। तो उसमें इस 11 फरवरी को भी लाखों की जो संख्या वो जींद में जुटी थी जी। मैं उससे पीछे भी थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूँगा कि 2023 में जो 19 फरवरी थी, चंडीगढ़ में जो मुख्यमंत्री निवास घेराव का आयोजन रखा था, उसमें भी प्रदेश से लाखों कर्मचारी चंडीगढ़ की सड़कों पे थे। अगर मैं प्रदेश के कर्मचारी इतिहास की बड़ी ईमानदारी से बात करूं तो प्रदेश के हर कर्मचारी को ये पता है कि प्रदेश के कर्मचारी इतिहास की सबसे बड़ी जो रैलियों का आयोजन है वो ओपीएस के मुद्दे पर हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि पेंशन वाली संघर्ष समिति एक ईमानदार नेतृत्व के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। दूसरा, जो हर कर्मचारी है वो उसके मन में जो असुरक्षा की भावना है वो उसको तो क्या सरकार डरी नहीं हुई? अभी तो 100 दिन का इन्होंने आंकड़ा दिया है कि 100 दिन बच गए हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव में हमें जाना है और तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन आप लोगों की जो डिमांड पूरी किए बगैर मुझे तो लगता नहीं कि कई बार सत सिंह जी हमें ऐसा नज़र आता है कि जब व्यक्ति जब सत्ता में होता है या जब वो कुर्सी पे बैठा होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो नज़रिया है ना वो सीमित नज़रिया हो जाता है। वो चीज़ों को कई बार विस्तृत तौर पर देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनके जो आसपास का जो वातावरण रहता है। इसके अलावा एक बात और भी है, शायद जनता को ये पता ना हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए तो ख़त्म कर दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आप बताएंगे या मैं बताऊं? एमपी हो गए, एमएलए हो गए, जजेस हो गए, और इसकी डिटेल आप बताएं मुझे। प्रदेश की जनता को हम बताना चाहते हैं कि आज प्रदेश में जितने भी माननीय हैं, प्रदेश के विधायक की आप बात करें, सांसद की आप बात करें, आप मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री के स्तर पर बात करें, तो उनके लिए आपको बड़ी जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक पेंशन नहीं, उनके लिए हर स्तर पर अलग अलग पेंशन का प्रावधान है। वो जितनी बार भी निर्वाचित होते हैं, 5 बार बन गए तो 5 बार छोड़ो आप, प्रदेश में ऐसे उदाहरण हैं कि जो आज 10-10 पेंशन के अधिकारी रहे हैं। वो 10 बार निर्वाचित हुए हैं तो वो 10-10 पेंशन के अधिकारी रहे हैं। जितनी बार भी वो निर्वाचित होते हैं, विधायक निर्वाचित होंगे अलग पेंशन, सांसद निर्वाचित होते हैं अलग पेंशन, फिर विधायक निर्वाचित होते हैं अलग पेंशन, मंत्री बनते हैं अलग पेंशन, मुख्यमंत्री बनते हैं अलग पेंशन। तो
तो उनके लिए अनेकों पेंशन का प्रावधान है। और मैं आपके माध्यम से है ना आज जो प्रदेश के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी, मैं उनको बताना भी चाहूँगा कि वो विधायक के तौर पर भी पहले वो पेंशन के पात्र हैं, वो सांसद रहे हैं, वो सांसद के तौर पर भी पेंशन के पात्र हैं, और अब सीएम। लेकिन मैं उनको बड़े विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि अगर वो ये चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मल्टीपल पेंशन के अधिकारी वो बनना चाहते हैं, तो वो मैं कहना चाहूँगा कि वो ओपीएस के बहाल किए बिना वो संभव नहीं है। तो जो एनडीए सरकार बिल लेके आए थे जिसमें सभी की ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, मतलब वो लेके आए थे और हरियाणा सरकार ने भी बंद कर दी, तो उन्होंने एमएलए पर ये लागू क्यों नहीं हुआ? ये जो विधायक हैं खुद, उन पे क्या बिल में ऐसा प्रावधान था कि खुद को छूट दे दी कि हमें तो मिलेगी लेकिन बाकियों को नहीं मिलेगी? वहाँ तो आपको पता है कि नियम बनाने वाले भी वही हैं, लॉ मेकर्स है। जो हमारा कोई भी नया कानून बनता है तो वो विधान उस विधायिका से बनता है, वो वहाँ बनता है, या तो वो विधानसभा से बनता है या संसद में बनता है। तो जो लोग वहाँ बैठे हैं उन्होंने अपने हित को सुरक्षित रख के प्रदेश के कर्मचारियों के हित को एनपीएस के माध्यम से एक शोषित व्यवस्था का पात्र बनाने का काम किया। तो सिंघवाल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है और आप लोगों ने पहले भी कई बार ऐसे प्रोटेस्ट किए हैं, तो आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसे बीजेपी सरकार को भी मतलब आप लोग चेताना चाहते हो कि हमारी मांग पूरी करो? नहीं मैं तो बड़े साफ शब्दों में सत्सिंह जी आपको ये बता सकता हूँ, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि प्रदेश के कर्मचारियों ने एक अपना ध्येय बना रखा है। प्रदेश के कर्मचारी चंडीगढ़ की रैली में और प्रदेश के कर्मचारी जो जींद में जो ओपीएस संकल्प रैली थी उसमें संकल्प ले चुके हैं कि वो प्रदेश में अगर कोई सरकार उनके लिए पेंशन बहाल कर देती है तो वो पुनः उसकी वापसी के लिए 100% अपना समर्थन देने का काम करेंगे। और प्रदेश की सरकार अगर उनके लिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, प्रदेश की सरकार उनकी पुरानी पेंशन के मुद्दे को नकार देती है, प्रदेश की वो सरकार अगर वो पुरानी पेंशन मांगने पर लाठी चार्ज करने का काम करेगी, उनको प्रताड़ित करने का काम करेगी, कर्मचारियों को बर्बरता से दबाने का काम करेगी, तो प्रदेश के कर्मचारी ऐसी किसी भी तानाशाही सरकार को बदलने के लिए बाध्य होंगे। और जनता को ये भी बताइए कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा में जो आप लोग डिमांड कर रहे हो बाकी कई जगह हुआ नहीं है। आपने हिमाचल का नाम लिया, और क्या और भी देश में ऐसे राज्य हैं? हाँ, मैं आपको जैसे कई बार हमने जब ये आंदोलन शुरू किया था, शुरुआत में एक बात आती थी कि राज्य अपने स्तर पर पेंशन बहाल करने में सक्षम नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण पूरे देश के सामने है। जब ये पूरे देश में एनपीएस लागू हुई तो पश्चिम बंगाल ने इसको अडॉप्ट नहीं किया, तो उसका सीधा सा अभिप्राय ये बनता है कि जो पेंशन और भत्तों का जो निर्धारण है या किस नीति के तहत आप प्रदेश के कर्मचारियों को, राज्य के कर्मचारियों को आप पेंशन देंगे, ये जो विषय है हमारे संविधान में पूर्ण रूप से ये राज्य का विषय है, ये राज्य सरकार का विषय है। तो पश्चिम बंगाल में आज तक ओपीएस लागू है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो राजस्थान की माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी जिसने 2022 में सबसे पहले पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया, और आज वहाँ के जो 10 से 12 लाख कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। उससे आगे छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी, उस सरकार के जो भूपेश बघेल जी जो माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो पहले एनपीएस में थे, आज वो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद आप आगे चलें तो झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने ओपीएस बहाल करने का काम किया, तो झारखंड के जो कर्मचारी हैं वो आज ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। और इन तीन राज्यों के बाद, और मैं बड़े खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इन राज्यों के बाद हिमाचल में जब चुनाव आया तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने साफ तौर पर सरकार को ये चेताने का काम किया था कि इस प्रदेश में ऐसी किसी सरकार का गठन नहीं होगा जो ओपीएस के विरोध में रहेगी। तो ये बार बार उस टाइम के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने कर्मचारियों की विधानसभा में खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। तो कर्मचारियों ने उनको साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव तो नहीं लड़ेंगे लेकिन हमें चुनाव लड़वाना आता है, हम चुनाव लड़वाने का काम करें, और आपको हरा भी सकते हैं। हरा भी, वो साफ तौर पे एक चेतावनी थी कि जो पेंशन बहाल करेगा वो प्रदेश पंजाब में क्या है?
पंजाब में हमें बड़ा दुख है पूरे देश के कर्मचारियों को। जो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बहुत बड़े बड़े वायदों के साथ कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे, लेकिन ये बड़े दुख का विषय है। और हम पंजाब की सरकार को इस चीज़ के लिए बार बार हम उनको वादे से मुकर गए, शेमफुल गवर्नमेंट के तौर पर भी हम बार बार उनसे ये अब भी निवेदन करते हैं वादे से मुकर गए कि वो वायदे से ना मुकरें। जो प्रदेश के पंजाब के जो कर्मचारियों का जो जिस विश्वास के साथ उन्होंने उनको सत्ता में लाने का काम किया, जिस विश्वास के साथ उनके वायदे के ऊपर पंजाब के कर्मचारियों ने उनको अपना समर्थन देने का काम किया, वो उस विश्वास को कायम करें और वो जल्द से जल्द पंजाब के कर्मचारियों और यूटी दिल्ली में क्या है अब स्थिति? यूटी में उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी जो शुरू में इस आंदोलन के बड़े पैरोकार के तौर पर इस देश में वो आए, उन्होंने जगह जगह ओपीएस बहाली की बड़े समर्थक के तौर पर बात की और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने विधानसभा में बिल पारित किया। जब 2018 में दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ी रैली का आयोजन पूरे देश के कर्मचारियों ने किया, वो रैली में आए, उसी दिन उन्होंने विधानसभा का एक इमरजेंसी सेशन बुलाकर इस मुद्दे को विधानसभा में पारित किया। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि दिल्ली की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, वित्त की जो पावर है वो किसी बिल की वो जो पावर एलजी के पास है, केंद्र सरकार से पारित कराना पड़े। लेकिन उस तथ्य की जो हकीकत है वो हम पंजाब में देख सकते हैं। तो यानी कि पंजाब दिल्ली में भी नहीं हुआ, उन्होंने वायदा खिलाफी इस मुद्दे दिल्ली में भी नहीं हुआ अभी, दिल्ली में भी नहीं किया उन्होंने। जी अच्छा, जाने से पहले लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप एक सरकारी जो मुलाजिम हैं उनकी आप एक मुद्दा उठा रहे हैं। अभी पिछले 10 साल में हरियाणा में एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया, सरकार सीधा सीधा वैकेंसीज को फिल नहीं करती है। उन्होंने एक तरीका निकाल लिया, कौशल निगम के थ्रू ठेके पे एम्प्लॉयज़ को लेते हैं, उनका शोषण, आर्थिक शोषण करते हैं, काम करवाते हैं और उनको नाम मात्र पैसा देते हैं। ये भी वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादातर यंग बच्चे हैं और उनके माँ बाप ने भी उनको एक, क्योंकि फैमिली उनकी भी है, पेट उनका भी है। इस मुद्दे को भी आप लोग कभी मतलब डिस्कस होता है? ये नहीं, ये डिस्कस नहीं, ये मुद्दा बिल्कुल हमारे संज्ञान में है और ये मुद्दा हमारे लिए और पूरे प्रदेश के नागरिकों के लिए, परिवारों के लिए बेहद अहम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति शुरुआत से हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ठेकेदारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था प्रदेश में ठेकेदारी को स्थायी आधार देने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लाया गया है। तो हम शुरुआत से मतलब इस प्राइवेटाइजेशन नीति का, HKRNL का पुरजोर विरोध करते हैं और हम सरकार से पहले भी मांग करते रहे हैं और अब भी हम मांग करते हैं कि इस जो स्थायी ठेका प्रथा की जो एक प्रणाली का जो इस प्रदेश में प्रारंभ किया है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, HKRNL को बंद किया जाए। तो जो लगे हुए बंदे वो कहाँ जाएंगे? लगे हुए जो बंदे हैं उनको परमानेंट, उनको स्थायी किया जाए, उनको मतलब परमानेंट उनको हक दिया जाए। जो एक पक्का कर्मचारी है, मैं आपको सत्सिंह जी बताना चाहता हूं कि जो पक्के कर्मचारी का एक अपने विभाग से और प्रदेश की सरकार से जो एक रिश्ता होता है वो एक स्थायी रिश्ता होता है, उसका परिवार होता है, उसकी सेकंड फैमिली होती है। वो एक जिम्मेदारी जो समझता है अपने विभाग के प्रति, वो अपने जो नैतिक मूल्यों का जो निर्वहन है, जो पक्का कर्मचारी जिस तरीके से करता है, जो उसके अंदर एक भावना जो उसके अंदर होती है कि मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, तो जो कच्चा कर्मचारी है वो आर्थिक विषमता का, शोषण का एक पात्र रहता है, उसको कम सैलरी मिलती है उसको, तो अनेकों जो चीज़ें हैं उसके सामने जो चुनौतियां खड़ी रहती हैं, वो आर्थिक तौर पर भी संतुष्ट नहीं होता, वो मानसिक तौर पर भी संतुष्ट नहीं होता, और जो ये आर्थिक और जो मानसिक जो स्थिति में वो रहता है, जिसमें वो काम करता है, वो चीज़ें उसके परिवार में भी एक प्रभाव डालती हैं। और जो ओपीएस का जो मुद्दा है वो हर एक कर्मचारी से जुड़ा है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा जो प्रतिशत है कर्मचारियों का, वो ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सरकार के जो नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम करता है। वो ईमानदारी के साथ आमजन की सेवा करने में विश्वास करता है। सरकार के हाथ, आंख, नाक, कान तो कर्मचारी ही होते हैं। पॉलिसी ऊपर बनती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो अधिकारी ही करेगा। जी तो सिंघवार साहब, आपने हमें समय दिया और ओपीएस जैसे
मुद्दे को आपने बहुत ही सरलता से एक एक चीज़ हमें समझाई। हालांकि हमें आपके साथ पार्ट 2 में फिर बैठेंगे, जी। क्योंकि अब जैसे ही इस हम वीडियो को अपलोड करेंगे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो हफ्ते 10 दिन बाद फिर आपसे समय लेंगे, आपके किसी और टीम मेंबर से, और इस पर और भी चर्चा करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, मैं आपका भी और आपका जो चैनल है हरियाणा फाइल्स, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।